नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम साइकल्स के फीमेल गैमेटोफाइट यानी स्त्री युग्मोविद के बारे में अध्ययन करेंगे। साइकल्स का जो फीमेल गैमेटोफाइट है, अभी आप ओव्यूल के बारे में पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ के आए हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल है उसका रिडक्शनल डिवीजन होता है, और रिडक्शनल डिवीजन होने से, अर्धसूत्री विभाजन होने से कितनी सेल्स बनती हैं? 4। और चारों सेल्स कैसे मौजूद होती हैं? एक रैखिक चतुष्क में मौजूद होती हैं, लीनियर अरेंज होती हैं। इसमें जो लोअर मोस्ट सेल है वो तो फंक्शनल मेगास्पोर बनाएगी, सक्रिय गुरु बीजाणु बनाएगी, और बाकी तीनों जो मेगास्पोर हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन जब सिर्फ एक ही गुरु बीजाणु फंक्शनल होता है, फीमेल गैमेटोफाइट में एक ही फंक्शनल मेगास्पोर मौजूद होता है, तब उसे कहते हैं मोनोस्पोरिक गैमेटोफाइट। स्त्री युग्मोविद बीजाणु के अंदर स्थित सक्रिय गुरु बीजाणु से विकसित होता है। इस प्रकार का युग्मोविद एक बीजाणुक कहलाता है। ठीक है, अब जो ये लोअर मोस्ट है, ये किसकी तरह, ये फंक्शनल मेगास्पोर किसकी तरह काम करेगा? आर्किगोनियल इनिशियल की तरह काम करेगा। इसके अंदर रैपिड फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे। इसका जो केंद्रक है वो अनेक मुक्त केंद्र की विभाजन करेगा, जो बी डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके होते ही क्या होगा, जब न्यूक्लियर डिवीजन रुकेंगे वैसे ही बीच में तो एक वैक्यूल बन जाएगा, सेंटर वैक्यूल बन जाएगा, और सारा साइटोप्लाज्म पेरिफेरी में अरेंज हो जाएगा। तो न्यूक्लियस कहाँ आ जाएंगे? पेरिफेरी पे आ जाएंगे। ठीक है, सी चित्र देखिए क्या हुआ, बीच में केंद्र में एक रिक्तिका, और जो कोशिका द्रव्य है वो परिधि की ओर एकत्र हो जाता है। ठीक है, इस जैसे ये होगा उसके बाद रैपिडली यहाँ पर सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। और सेल वॉल कहाँ से शुरू होगा फॉर्मेशन? पेरिफेरी से शुरू होगा और सेंटर की ओर होगा। ठीक है, क्या होगा? बहुकेंद्रीय बीजाणु में परिधि से केंद्र की ओर भित्ति का निर्माण प्रारंभ होगा। तो इससे रिजल्ट में क्या बनेगा? एक सेल्यूलर गैमेटोफाइट दिखाई देगा हमारे को। आप डी डायग्राम देखिए। ठीक है, अब ये जो सेल्यूलर गैमेटोफाइट या कोशिकीय युग्मविद बना, इसे हम क्या कहते हैं? भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एंडोस्पर्म जो है वो हैप्लॉइड है, क्योंकि किससे बना है? मेगास्पोर से बना है। मेगास्पोर में जैसे रिडक्शनल डिवीजन हुआ तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कंडीशन आई, अगुणित अवस्था आई, तो अगुणित है यहाँ पर भ्रूणपोष। जो बात आपको याद रखनी है वो ये है कि गैमेटोफाइट्स के अंदर हमेशा एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, जबकि जो एंजियोस्पर्म है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है एंडोस्पर्म, और इस वजह से वहाँ पर कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड। ठीक है, तो एंडोस्पर्म से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हमेशा हैप्लॉइड होगा और एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होगा। 3N अवस्था देखने को मिलेगी वहाँ पर। ये तो बात हुई आपके फीमेल गैमेटोफाइट की और एंडोस्पर्म बनने की। अब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया या स्त्रीधानी के विकास के बारे में। तो इस टेबल से हम पहले इसको देखते हैं। तो स्त्रीधानी का विकास किससे होता है? पृष्ठीय कोशिकाओं से होता है। जो मादा युग्मविद है उसके बीजाणुद्वारी छोर की पृष्ठीय कोशिकाएं अपने आमाप में वृद्धि करती हैं, और वो क्या काम में आती है? स्त्रीधानी प्रारंभिक। ठीक है, सुपरफिशियल cells of female gametophyte at the micropylar end enlarge in size and act as archegonial initial। और उसमें कैसा विभाजन होगा? परिणतिक, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। पेरिक्लाइनल डिवीजन से लेयर फॉर्मेशन होती है, एक आउटर और एक इनर। तो जो बाहरी या आउटर लेयर है वो क्या बनाएगी? प्राइमरी नेक सेल, प्राथमिक ग्रीवा कोशिका। प्राथमिक ग्रीवा कोशिका में पहला विभाजन उदर्ग होगा, वर्टिकल वॉल फॉर्मेशन होगी, और उससे क्या बन जाएंगी? 2 ग्रीवा कोशिकाएं बन जाएंगी, 2 नेक सेल्स। और ये जो 2 नेक सेल्स हैं वो क्या बना लेंगी? 2 to 4 आर्किगोनियल नेक, 2 to 4 सेल आर्किगोनियल नेक, 2 से 4 कोशिकाओं की ग्रीवा कोशिका बना लेगी। ठीक है, अब जो यहाँ पर आर्किगोनियल इनिशियल से इनर सेल बनी थी वो अब क्या कहला रही है? सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका में फिर विभाजन होगा और एक बड़ी सेल बनेगी और एक छोटी। तो जो लार्ज सेल बनी वो क्या बनाएगी? एग न्यूक्लियस।
अंड केंद्रक, ठीक है। और ये जो एग है यहाँ पर जो बन रहा है वो लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम है, ठीक है। तो अब बताइए क्या क्या बड़ा है यहाँ पे। लार्जेस्ट मेल कोन, लार्जेस्ट मेल गैमेट या एंथ्रोजोइड, ठीक है। लार्जेस्ट, यहाँ पर लार्जेस्ट क्या है, ओव्यूल, और लार्जेस्ट ही एग, ठीक है। और प्लस साइकस क्या है, एक लिविंग फॉसिल है। ये सारे क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से याद रखने हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जो छोटी सेल बनी वो क्या कहलाएगी, वेंटर कैनाल न्यूक्लियस या अंडा नाल केंद्रक कहलाएगा, ठीक है। तो छोटा क्या बना यहाँ पर, अंडा नाल कोशिका बनी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ग्रीवा नाल कोशिकाएं या नेक कैनाल सेल्स नहीं मिलती है ना। जनरल जो आप अभी तक आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसमें ग्रीवा नाल कोशिकाएं थी ना, नेक कैनाल सेल्स थी, वो यहाँ पर मौजूद नहीं होती। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो न्यूक्लियर टिश्यू है वो डीजनरेट हो जाता है, इस क्या बनाने के लिए, डिसइंटीग्रेट हो जाता है आर्किगोनियल चैम्बर बनाने के लिए, ठीक है। न्यूसिलर टिश्यू अबव द आर्किगोनियल इनिशियल डिसइंटीग्रेट्स टू फॉर्म आर्किगोनियल चैम्बर, और वेंटर इज सराउंडेड बाय अ न्यूट्रिटिव जैकेट ऑफ सेल्स formed by the gametophytic cell. This jacket is called archegonial jacket, ठीक है। यहाँ पर आर्किगोनियल जैकेट बनेगा और आर्किगोनियल चैम्बर बनेगा, ठीक है। अब ये डायग्राम देखिए आप, आर्किगोनियल इनिशियल सुपरफिशियल या पृष्ठीय से कोशिका है फीमेल गैमेटोफाइट की, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, दो डिवीजन हुए, एक छोटी प्राइमरी नेक कैनाल सेल, एक बड़ी सेंट्रल सेल। नेक कैनाल सेल 2 और 2 के बाद डी डायग्राम में देखिए 2 to 4 में डिवाइड हो गई, जबकि नीचे जो है हमारा जो सेंट्रल सेल था वो डिवाइड होके क्या बना रहा है, एक एग न्यूक्लियस बना रहा है और एक छोटी वेंटर कैनाल सेल बना रहा है। तो डी डायग्राम में दिख रहा है आपको कंप्लीट एग न्यूक्लियस, वेंटर कैनाल और नेक सेल्स, ठीक है। आर्किगोनियल जैकेट किससे बना है बताइए, आर्किगोनियल जैकेट वेंटर से सराउंडेड सेल से बनेगा, ठीक है। और आर्किगोनियल चैम्बर न्यूसिलस के डिसइंटीग्रेशन से बनता है। तो ये क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया। अब हम बातते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन पे। तो हमने मेल गैमेट में पढ़ा था, मेल गैमेटोफाइट पढ़ रहे थे, वहाँ पढ़ा था 3 सेल्ड स्टेज में तो माइक्रोस्पोर रिलीज होता है माइक्रोस्पोरेंजिया से, लघु बीजाणुधानी से 3 कोशिकीय अवस्था में रिलीज होता है। कौन कौन सी 3 सेल्स होती हैं, प्रोथीलियल सेल, जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल। जैसे पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, तो ये पोलन चैम्बर में पहुंचता है और वहाँ पर डिवाइड करके क्या बना लेती है, ट्यूब सेल से तो पोलन ट्यूब बन जाती है और जनरेटिव सेल बना लेती है 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। और वो जो 2 मेल गैमेट्स बनेंगे वो उनमें क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा, रूपांतरण होगा और वो लट्टू जैसे टॉप शेप्ड दिखाई देंगे और 5 to 6 लेयर्स में उसमें सीलियाँ होंगी, 1000 सीलिया, ठीक है। लगभग 1000 सीलियाँ वहाँ पे मौजूद होंगे और इस तरीके की संरचना आपको देखने को मिलती है। तो ये अब ये काम तो कहाँ हो गया, पोलन चैम्बर में। अब पोलन चैम्बर में ये होने के बाद क्या होगा, अब जो पोलन ट्यूब है उसके अंदर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर का फ्लूइड भरा हुआ रहता है, मतलब इसमें यह होता है सांद्र रस भरा होता है जिसके कारण इसका परासरण दाब बढ़ जाता है और ये क्या हो जाते हैं, फट जाती हैं, ठीक है। जैसे ये बर्स्ट होती हैं तो मेल गैमेट्स रिलीज हो जाते हैं, नर युग्मक जो हैं वो कहाँ पहुँच जाएंगे, स्त्रीधनी प्रकोष्ठ में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो पोलन ट्यूब में जितना जो भी मटेरियल है और जो मेल गैमेट्स हैं वो कहाँ पहुँच गए, आर्किगोनियल चैम्बर में पहुँच गए, ठीक है। अब क्या होगा, एक मेल गैमेट, दोनों में से कोई एक नर युग्मक ग्रीवा नलिकाओं के संपर्क में आता है, ठीक है, नेक सेल्स के कांटेक्ट में आएगा। क्या होगा, उसके बाद वो उसको स्त्रीधानी
में खींच लेते हैं, सक्ट अप हो जाते हैं वो आर्किगोनियम के द्वारा। अब आर्किगोनियम में जब सक्ट अप हो जाएंगे तब क्या होगा, एक ही मेल गैमेट उसके अंदर एंटर हो सकता है ना, एक ही नर युग्मक उसमें प्रवेश करेगा और उनका संयोजन हो जाएगा। संयोजन होने से क्या बन जाएगा, जायगोट, युग्मनज बन जाएगा। कई बार यहाँ पर पॉलीस्पर्मी, बहुशुक्राणुता देखने को मिलता है। एक से अधिक नर युग्मक, एक से मोर देन वन मेल गैमेट इसके अंदर एंटर कर जाता है। जैसे ही एंटर हो गया तब क्या हो गया, जायगोट बन गया। जायगोट जो है उसमें ज़्यादा बड़ी रेस्टिंग स्टेज नहीं होती, ठीक है, और रेस्टिंग स्टेज ज़्यादा नहीं होती तो वो तुरंत ही क्या कर लेता है, आगे डेवलपमेंट शुरू कर देता है। ठीक है, क्या डेवलपमेंट करेगा वो, एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियोजेनी पढ़ते हैं अब हम, एम्ब्रियो डेवलपमेंट या भ्रूण का विकास। तो अब ये हमारे पास जो ए डायग्राम है उसमें क्या है, वो ऊस्पोर या जायगोट जो बन रहा था 2n स्टेज जो है वो है। ये बीजाणुविद प्रावस्था की मातृ कोशिका के रूप में कार्य करता है। स्पोरोफेटिक जनरेशन की, नेक्स्ट स्पोरोफेटिक जनरेशन की मदर सेल है ये। नो, अब इसमें क्या है, सबसे पहले इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा, आप माप में वृद्धि होगी और ये पूरी की पूरी स्त्रीधानी की गुहिका को घेर लेता है। ठीक है, पूरी कैविटी जो पूरा आर्किगोनियल चैम्बर है उसको कम्प्लीटली कवर अप कर लेता है। अब इसमें सबसे पहले होते हैं फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स, अनेक मुक्त केंद्र की विभाजन। आप देखिए मुक्त केंद्र के विभाजन हुए और उसके बाद बीच में क्या बन गई, एक रिक्तिका बन गई, एक सेंट्रल वैक्यूल, और सारा साइटोप्लाज्म जो है वो कहाँ आ गया, परिधि की तरफ आ गया, पेरिफ्री पर अरेंज हो गया। तो डी डायग्राम देखिए, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेंटर में वैक्यूल, रिक्तिका, केंद्र में रिक्तिका, और सारा का सारा जो साइटोप्लाज्म है वो केंद्रकों के साथ कहाँ आ गया, परिधि पर, पेरिफ्री पर आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आधारीय भाग में केंद्रकों की संख्या शीर्ष की अपेक्षा अधिक होती है ना। बेसल रीजन में न्यूक्लियर जो होते हैं वो मोर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं एज कंपेयर टू द अपर रीजन। तो अब सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है बेसल रीजन से और वो एक्सटेंड होता है अपर रीजन की तरफ। ठीक है, परिधि से केंद्र की ओर भित्ति निर्माण प्रारंभ होता है। अब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रो एम्ब्रियो या प्राक एम्ब्रियो। ठीक है, अब प्राक एम्ब्रियो में क्या है, अपर पार्ट ऑफ द प्रो एम्ब्रियो हैव इनडिस्टिंक्ट सेल वॉल वेयर एज द बेसल पार्ट ऑफ द सेल्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। ऊपरी भाग की कोशिकाओं की भित्ति अस्पष्ट होती है जबकि आधारीय भाग में सुसंगठित कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये 3 एरियाज़ में डिवाइड हो जाता है, 3 क्षेत्रों में विभेदित होता है। पहला कौन सा है, बीजांडधारी छोर की ओर स्थित सबसे ऊपरी चूषकांग क्षेत्र। ठीक है, सबसे पहले हॉस्टोरियल रीजन बनता है और इसका काम क्या है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, और ये कहाँ बनता है, माइक्रोपाइलर एंड में। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो रीजन बनता है मिडिल में, वो बनता है सस्पेंसर। जी दिख रहा है आपको, सस्पेंसर रीजन। ये जो सस्पेंसर या निलंबक क्षेत्र है इसकी कोशिकाएं लंबी व कुंडलित होती हैं। इनका कार्य भ्रूण को भ्रूणपोष अथवा युग्मोबिद में धकेलना होता है। सस्पेंसर रीजन जो मिडल रीजन है, सस्पेंसर रीजन, it is very elongated and coiled. They push the embryo deep into the female gametophyte and endosperm. ठीक है, तीसरा जो पार्ट है वो आधारीय या बेसल पार्ट है प्रो एम्ब्रियो का, एम्ब्रियोनल रीजन या भ्रूणीय क्षेत्र। अब ये भ्रूणीय क्षेत्र निलंबक के शीर्ष पर स्थित होता है। यह भ्रूण का मुख्य भाग बनाता है। भ्रूण के निर्माण में लगभग 1 वर्ष लगता है। भ्रूणीय क्षेत्र की कोशिकाओं में विभाजन तेजी से होता है और कुछ समय पश्चात इसके शीर्ष का केंद्रीय भाग की वृद्धि रुक जाती है, परंतु उपांत तेजी से वृद्धि करता है। इनकी वृद्धि से 2 असमान बीज पत्र बनते हैं। ठीक है, क्या होगा, एम्ब्रियल रीजन फॉर्म द मेन पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 1 year for its complete development. The embryonal cells are a mass of parenchymatous cells
which divide rapidly. After some time, the growth is checked in the center but continues at the margins. Thus, the two cotyledons are differentiated. अब इसमें कुछ वेरिएशंस हैं, जैसे साइकस सर्सिनेलिस में 3 कोटिलिडन्स बनते हैं, ठीक है। अब प्लूम्यूल जो है वो कहाँ से बनता है? सेंट्रल डिप्रेशन से बनता है। कोटिलिडन्स के बीच में जो सेंट्रल डिप्रेशन है वहाँ से प्लूम्यूल बनता है। और रेडिकल का डिफ्रेंसिएशन काफ़ी लेट होता है और कहाँ बनता है ये? अपर साइड ऑफ द स्टेम एपेक्स, ठीक है। तो द रीजन बिटवीन रेडिकल एंड द स्टेम एपेक्स इज नोन एज हाइपोकोटाइल, ठीक है। रेडिकल और स्टेम एपेक्स के बीच के जो क्षेत्र है उसको हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। और रेडिकल जो है वो एक हार्ड कवरिंग में, एक पैड लाइक हार्ड कवरिंग में एनक्लोज्ड होता है, उसे कहते हैं कोलियोराइजा, ठीक है। कोलियोराइजा का हार्ड कवरिंग है, इसका मतलब उसका काम क्या है? प्रोटेक्शन, ठीक है। तो अब ये जो प्रांकुर बनता है वो तो दोनों बीज पत्रों के स्थित केंद्रीय खांच में बनता है, और मूलांकुर जो है वो काफ़ी समय बाद बनता है, और कहाँ बनता है? शीर्ष, स्तंभ शीर्ष से थोड़ा ऊपर बनता है। मूलांकुर और स्तंभ शीर्ष के बीच का जो छोटा भाग है उसे हम कहते हैं बीज पत्राधार, हाइपोकोटाइल। भ्रूण के मूलांकर के ऊपर एक पैड सदृश कठोर संरचना बनती है जिसे मूलांकुर चोल, कोलियोराइजा कहते हैं। इसका काम क्या है? बीज मूलांकुर की रक्षा करना। तो ये तो डेवलपमेंट हो गया एम्ब्रियो का। अब हम बात करते हैं सीड की। सीड किससे बनता है? ओव्यूल से बनता है। कब? जब उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। अब ओवरी, आपके ओव्यूल की जो इंटेगुमेंट था उसकी हमने 3 लेयर्स की बात की थी ना। तो जो सबसे आउटर लेयर थी, है ना, वो तो क्या बनाएगी? फ्लैशी सीड कोट बनाती है, ठीक है। आउटर लेयर क्या बनाएगी? सार्कोटेस्टा। और जो मिडल लेयर थी वो क्या बनाएगी? स्क्लेरोटेस्टा, ठीक है। और जो इनर लेयर थी वो ओव्यूल वॉल और न्यूसिलस के साथ में, ओव्यूल वॉल की जो इनर लेयर थी वो न्यूसिलस के साथ में डेवलपिंग एम्ब्रियो के नरिशमेंट में प्रयोग में आ जाती है, ठीक है। तो अब ये जो सीड है वो कैसा होता है? रेड, ऑरेंज या डार्क ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखें, बात करते हैं सबसे बाहर क्या होगा? सीड कोट। सीड कोट जो है वो फर्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन को बता रही है, क्योंकि ओव्यूल से बन रही है ना, ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट से बन रही है। और इंटेग्यूमेंट किससे बना हुआ था? पुराने प्लांट से बना हुआ था ना। तो पुराना प्लांट स्पोरोफिटिक था, तो पुरानी जो स्पोरोफिटिक जनरेशन थी, पुरानी जो बीजाणुभिद अवस्था थी, उससे क्या बना है? सीड कोट या बीज चोल बनता है, ठीक है। ओव्यूल की बाहर वाली परत, अभी बात बताई मैंने आपको, सबसे जो बाहर वाली फ्लैशी लेयर थी वो बनाएगी सार्कोटेस्टा, ठीक है। और जो बीच वाली है जो स्टोनी थी वो बनाएगी स्क्लेरोटेस्टा। और सबसे इनर वाली है वो थिन पेपरी क्यों दिखाई देगी? क्योंकि वो भी अभी आपको बताया कि वो कंज्यूम हो जाएगी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देती है। उसके बाद आता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म गैमेटोफिटिक जनरेशन को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि गैमेट वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन गया था, हैप्लॉइड होता है। ये एंडोस्पर्म क्या बनाता है? 2 अनइक्वल कोटिलिडन्स बनाता है, 2 असमान बीज पत्र बनाता है। अब बना एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है वो नए स्पोरोफिटिक जनरेशन को दर्शाता है ना, क्योंकि जाइगोट जो बना है अब उससे बना है ना एम्ब्रियो। और जाइगोट किससे बना है? 2 मेगास्पोर मतलब एग और मेल गैमेट के फ्यूजन से बना है। तो इसलिए ये क्या है? नई स्पोरोफिटिक जनरेशन को दर्शाता है। तो इस तरीके से सीड जो है वो 3 डिफरेंट अवस्थाओं को, 3 पीढ़ियों को दर्शाता है। अब ये जो सीड बना है इसका जर्मिनेशन, कोई भी डॉर्मेंट अवस्था नहीं आएगी। जर्मिनेशन जो है वो हाइपोजियल होता है, भूमि उपरिक होता है, मतलब बीज पत्र और बीज जो है वो भूमि से बाहर नहीं निकलते।
ठीक है, इसको कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। अब क्या हो रहा है, रेडिकल बाहर आया, ए सीड है हमारा, रेडिकल बाहर आया, फिर प्लूमूल डेवलप होने लगा, रूट बन गई, और जो रूट है, ये जो प्राइमरी रूट है, इसी से पूरी रूट सिस्टम डेवलप होगा, इसलिए यहाँ पर टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। और जो प्लूमूल है वो क्या करेगा, ऊपर लीव्स बना लेगा, ठीक है, और लीव बनते ही आगे पूरा प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो ये है आपके साइकस की लाइफ साइकिल। धन्यवाद।